कौन नहीं चाहता कि लोग उसका सम्मान करें? कौन नहीं चाहता कि लोग उसकी बातों को तहजीब दें? भला कौन चाहेगा कि लोग उसका मजाक उड़ाएं? आज हम उस निबंधकार के द्वारा लिखित ऑफ डिस्कोर्स निबंध की चर्चा करेंगे जो आपके नजरिए, आपकी सोच, आपका बात करने का तरीका पूरी तरह से बदल देगा। मैं आज बात कर रहा हूं अंग्रेजी साहित्य के प्रिंस, कवियों के सरताज, बुद्धिमानी का दूसरा नाम फ्रांसिस बेकन की, जिनका निबंध ऑफ डिस्कोर्स केवल एमए प्रीवियस इंग्लिश पेपर 3 में शामिल होकर स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। बेकन द्वारा लिखित ऑफ डिस्कोर्स इस प्रकार का निबंध है कि जिसका अत्यधिक लाभ प्रत्येक पाठक उठा सकता है। यह निबंध 1597 के प्रथम संस्करण से संबंधित है। इस निबंध में बेकन अपने पाठकों को बताता है कि यदि वे अपने वार्तालाप को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बेकन हमें बताता है कि वार्तालाप हमारे सामाजिक जीवन का एक अटूट हिस्सा है, अतः वह प्रभावपूर्ण एवं रोचक रूप में होनी चाहिए। निबंध उपदेशों की श्रृंखला है जिसका पूर्ण उद्देश्य व्यक्ति को कुशल वार्ताकार बनाना है। बेकन ने अपने विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि वे सीधे पाठकों के हृदय में उतर जाते हैं। वास्तव में निबंध में हमें उन विचारों की प्रामाणिकता प्राप्त होती है जो प्रत्येक वार्ताकार के मस्तिष्क में होनी ही चाहिए। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें और अपने जीवन में उतारें। यह आपको निराश नहीं करेगा। तो अब शुरू करते हैं ऑफ डिस्कोर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चतुराई या दक्षता के लिए प्रशंसा या प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। जो वे किसी विषय का प्रश्न के जिस पर विचार विमर्श हो रहा है कि किसी भी पहलू को स्थापित करके या उसका समर्थन करके प्रदर्शित करते हैं, वे ऐसा अपनी बुद्धि की सहायता से करते हैं, न कि अपनी तार्किक शक्ति अथवा निर्णय शक्ति का प्रयोग करके। जो किसी भी रोचक वार्तालाप को जो सुनने लायक हो आधार होने चाहिए, क्योंकि वार्तालाप का वास्तविक उद्देश्य सत्य को खोज निकालना है। अच्छे वार्तालाप को प्रायः हाजिर जवाबी दिखाने के ललक के कारण, हर विषय पर बिना संपूर्ण ज्ञान हुए बोलने के रुझान के कारण, किसी भी प्रस्तावना पर आसानी के साथ तर्क करने की इच्छा के कारण तथा वार्तालाप में जीर्ण घिसी पुरानी टिप्पणियों जो अपनी मौलिकता खो चुकी हैं के प्रयोग के कारण दूषित कर दिया जाता है। सर्वोत्तम वार्तालाप का आधार ठोस चिंतनशीलता व सही निर्णय शक्ति होनी चाहिए। कुछ लोग अमान्य व घिसे पिटे विषयों पर चतुराई के साथ वार्तालाप करके अपयश या सामाजिक प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। उनकी प्रदर्शन नीरस, हास्यास्पद होता है और इन साधनों के द्वारा बिना निर्णय शक्ति, चिंतनशीलता व गहराई के चतुराई का प्रयोग सभी रोचक तथा अच्छे वार्तालाप को दूषित कर देते हैं। बेकन का कहना है कि व्यक्तिगत जीवन में सरस व अच्छा वार्तालाप करने वाला वह है जो संपूर्ण वार्तालाप पर एकाधिकार नहीं करता है, सिर्फ उसे नेतृत्व प्रदान करता है और प्रयत्न करता है कि अन्य भी उसमें भागीदार बने। उसे वार्तालाप में विभिन्न प्रकरणों तथा विषयों का समावेश करना चाहिए। वार्तालाप का विषय क्या हो उसकी पूर्ति करनी चाहिए तथा स्वयं बोलते रहने की बजाय औरों को बोलने का अवसर देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति वार्तालाप को नेतृत्व प्रदान कर सकता है अगर वह इन शर्तों को पूरा करता है। पहली शर्त, वार्तालाप पर एकाधिकार नहीं जमाता बल्कि औरों का भी वार्तालाप में समायोजन करता है, जिससे कि वे लोग भी अपना अंशदान दे सकें। विषय में परिवर्तन करता है, नवीन विषयों का उसमें समावेश करके सभी को अपना अपना अंशदान उस वार्तालाप में देने के लिए प्रेरित करता है तथा सभापति तथा मध्यस्थ की भांति वार्तालाप में भाग लेने वालों पर नियंत्रण तथा अंकुश रखता है। एक अच्छे तथा दक्ष वक्ता को यह मालूम होना चाहिए
कि वार्तालाप में कैसे व कहाँ सामान्य रुचि के विषयों का समावेश किया जाए। वार्तालाप के विषय से संबंधित अन्य विषय, घटनाएं, चुटकुले तथा अवसर के अनुकूल हास्य विनोद, जिससे वार्तालाप को नीरस व उबाऊ बनने से रोका जा सके। कुछ ऐसे विषय हैं जिन्हें हास्य विनोद की परिधि से बाहर रखना चाहिए और उनके विषय में हल्केपन से बात करने से बचना चाहिए। धर्म तथा राजनीति के विषय में वार्तालाप से बचना चाहिए। धर्म के विषय में बात करके हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उसे नाराज कर सकते हैं। उसी प्रकार राजनीति के विषय में वार्तालाप कर विभिन्न राजनीतिक मंतव्य के कारण लोगों को उत्तेजित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त महान व्यक्तियों, किसी व्यक्ति के वर्तमान के महत्वपूर्ण व्यावसायिक मामलों तथा उन विषयों को जो दया उत्पन्न करने में सक्षम है, हास परिहास युक्त वार्तालाप की परिधि से बाहर रखना ही श्रेयकर होगा। परंतु कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि उनकी बुद्धि जंग खा जाएगी या भौंथरी हो जाएगी अगर वे धर्म, राजनीति तथा महान व्यक्तियों के विषय में कुछ व्यंग्यात्मक व कटाक्षपूर्ण टिप्पणियां नहीं करेंगे। मर्मभेदी व कष्टदायक टिप्पणियां करने की प्रकृति ऐसे व्यवहार को स्थापित करती है जिसे संयमित तथा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अधिकांश लोग सामान्यतः रसिकोक्ति तथा व्यंग्योक्ति के मध्य भेद नहीं कर पाते हैं। जिस व्यक्ति को प्रकृति या मानसिक वृत्ति आलोचनात्मक होती है, उसे स्मरण रखना चाहिए कि अगर वह दूसरों को चोट पहुंचाता है अपने व्यंग्यात्मक तीरों से, तो दूसरे भी उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए क्षमा नहीं करेंगे और उसकी इस कुप्रवृत्ति को कभी भी विस्मरण नहीं करेंगे। वार्तालाप के दौरान अनेक प्रश्न पूछना सदैव लाभदायक होता है, क्योंकि वह व्यक्ति जो प्रश्न पूछता है अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करता है तथा उन लोगों को भी प्रसन्न करता है जो उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने प्रिय विषय पर बोलने का तथा अपना ज्ञान प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। इसलिए प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि वे उपयुक्त तथा उत्साहपूर्ण प्रक्रिया लोगों से प्राप्त कर सकें, एकत्रित लोगों से, परंतु वे प्रश्न दूसरे लोगों को परेशान व तंग करने के उद्देश्य से नहीं होने चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जो ऐसे प्रश्न लोगों के सामने रखता है जो कष्टदायक हैं या परेशानी में डालने वाले हैं, वह सरस व रोचक वार्तालाप नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति है जिसकी अत्यधिक प्रश्न पूछने की आदत है। जिसके अतिरिक्त एक वार्ताकार को वार्तालाप पर एकाधिकार नहीं स्थापित करना चाहिए, वरन अन्य लोगों को भी बोलने का तथा अपनी राय व्यक्त करने का समान अवसर प्रदान करना चाहिए। सचमुच अगर वह देखे कि कुछ वक्ता वार्तालाप पर प्रभुत्व स्थापित किए हुए हैं, तो उसे उनके एकाधिकार को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए और अन्य लोगों को वार्तालाप में सक्रियता के साथ संबद्ध करना चाहिए, जिस प्रकार संगीतकार अपने संगीत की धुन में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे कि नृत्य मंच पर गैलियर्ड नृत्य करने वाले युगल जोड़ों का नृत्य मंच पर एक से अधिकार तोड़ा जा सके। बेकन यहाँ सलाह देता है कि उस वक्ता को जो वार्तालाप में भागीदार है कि उसे अपना संपूर्ण ज्ञान प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ ज्ञान को छिपा लेना चाहिए, जिससे कि वह जितना जानता है उससे कहीं अधिक जानने की ख्याति प्राप्त कर सके, जिससे कि लोग उसे उसका भी ज्ञाता मान सके जो वास्तव में वह जानता नहीं है। व्यक्ति को अपने विषय में बात यदा कदा ही करनी चाहिए और वह भी अत्यधिक समझदारी के साथ। बेकन यहाँ पर एक व्यक्ति का उदाहरण देता है जो एक अन्य की ओर जो अपने विषय में अत्यधिक बोलता था, तिरस्कारपूर्ण तथा व्यंग्यात्मक इशारा करते हुए उसे मूर्ख बुलाता था। उसके द्वारा अपने विषय में अत्यधिक बातें करने के कारण से। इसके अतिरिक्त एक विशिष्ट मामले में व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा शालीनता व शिष्टता के साथ तथा सुशीलता को हनन किए बिना कर सकता है। वह तरीका यह है कि वह उस गुण को जो वह मानता है कि उसमें भी है, किसी और के संदर्भ में प्रशंसा कर सकता है और इस प्रकार वह अपने गुण को प्रदर्शित कर सकेगा, अप्रत्यक्ष या शिष्टतापूर्ण पद्धति द्वारा, जिससे यह भी प्रतीत नहीं होगा कि वह अपने गुणों की आत्मश्लाघा कर रहा है।
बेकन के अनुसार किसी व्यक्ति को दूसरों के विषय में बारंबार बातचीत नहीं करनी चाहिए या दूसरे के विषय में विद्वेषपूर्ण कथनों तथा दुर्भावनापूर्ण बातों में संलग्न नहीं रहना चाहिए। वह वार्तालाप जो दूसरों से संबंधित हो, दूसरों के जीवन के विषय में हो, वह यदा कदा ही होना चाहिए। वार्तालाप सामान्य विषयों पर होना चाहिए, उसका क्षेत्र विस्तृत होना चाहिए और उससे व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। बेकन यहाँ पर अपने दो जानकार संभ्रांत भद्र पुरुषों के विषय में बताता है कि जो इंग्लैंड के पश्चिमी क्षेत्र में रहते थे और इनमें से एक को दूसरे के विषय में हिकारत के साथ बात करने की आदत थी, परंतु वह सदैव लोगों को आमंत्रित करता रहता था और उनका सत्कार ऐसा करता था जो कि राजा के योग्य हों। दूसरा भद्र पुरुष उसकी व्यंग्यात्मक प्रकृति से पूर्ण रूपेण परिचित होने के कारण सदैव दूसरों से जो उसके यहाँ आमंत्रित रहे थे सदैव यह जानने का प्रयास करता रहता था कि क्या उस भद्र पुरुष ने व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की थी या क्या उसने दूसरों का उपहास उड़ाने के उद्देश्य से अप्रिय हास परिहास किया था। उसे सदैव यही उत्तर मिलता था कि उसने सदैव सामान्य विषयों पर ही बात की, न कि व्यक्ति विशेष में। बेकन का सुझाव है कि व्यक्ति को वार्तालाप के दौरान कटु तथा चुभने वाली टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। दूसरों के विषय में इस प्रकार की कटाक्षपूर्ण टिप्पणियों के द्वारा वह व्यक्ति उस रात्रि भोज के आनंद को खराब कर देगा जिसके आयोजन का उद्देश्य ही वार्तालाप है। वार्तालाप के दौरान बातचीत की कला प्रदर्शित करने से अधिक आवश्यक है विवेक का इस्तेमाल। हम क्या बोल रहे हैं यह अधिक महत्वपूर्ण है इससे कि हम उसे कैसे बोल रहे हैं। एक लंबा व्याख्यान जिसमें हाजिर जवाबी का कोई प्रदर्शन नहीं होता है नीरस, एकरस व उक्ता देने वाला होता है। वार्तालाप जिसमें केवल हाजिर जवाबी होती है लेकिन लंबे व्याख्यान के लायक समुचित विषय वस्तु नहीं होती है, वह वक्ता में ज्ञान की गहराई पर विद्या की गहनता की कमी प्रदर्शित करता है। उदाहरणों द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करने हेतु बेकन कहता है कि प्रथम वक्ता एक ग्रेहाउंड नस्ल के कुत्ते की भांति है जो दूर तक दौड़ सकता है बिना थकावट महसूस किए, परंतु जल्दी घूमकर मुड़ नहीं सकता। और द्वितीय वक्ता खरगोश की भांति है जिसमें गोल गोल चक्कर खाने की क्षमता है, परंतु लंबी दूरी एक साथ तय करने के लिए धैर्य नहीं है। अतः दोनों ही कौशल आने आवश्यक हैं, वार्तालाप का तथा लंबे व्याख्यान का। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय से संबंधित वार्तालाप में हिस्सा ले रहा होता है तो उसे अधिक समय मुख्य विषय से हटकर प्रस्तावना संबंधी विवरण या अनावश्यक मामलों के वर्णन में नहीं लगाना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो उसका वार्तालाप नीरस हो जाएगा, परंतु अनावश्यक विवरणों को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इस प्रक्रिया से उसका वार्तालाप उबाऊ बन जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे द प्रिंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, द वाइजेस्ट ऑफ मैनकाइंड, फ्रांसिस बेकन। वीडियो अगर जो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।